हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा जो आपका पैट का एग्जाम होने वाला 2023 का, तो दोस्तों उसके लिए आज से हमारे चैनल पर आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है जीएस की। और दोस्तों मैंने पहले ही बोला था जो आपकी जीएस की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है आपके लिए, उसमें मैं आपको लगभग 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सारे जीएस के सब्जेक्ट के, चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता या आपका करंट अफेयर। तो दोस्तों ये हमारे टेस्ट सीरीज का दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको इंडियन इकोनॉमी से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। और दोस्तों मैं पहले ही आपको इस बात की गारंटी दे चुका हूं कि अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज अच्छे से कर ली पूरे 1000 क्वेश्चन की, और दोस्तों इसके अलावा आपने अगर हमारे जो पीडीएफ नोट्स दोस्तों मैंने दिए हैं आपको जीएस के, वो आपने अच्छे से कर लिए, तो कम से कम 35 क्वेश्चन आप 100% एग्जाम में सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर दोस्तों आपको यकीन हो जो आपका एग्जाम होगा पैट का, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से और हमारे नोट्स से आप क्वेश्चन अपने मिलाकर देख लेना, ठीक है। इस तरह से आपके नोट्स बनाए गए हैं और साथ में आपकी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। अब देखिए दोस्तों, कुछ टॉपिक आपके ऐसे जो आपके नोट्स में नहीं है दोस्तों, मैं आपको टेस्ट सीरीज में आपको कवर करा दूंगा। और अगर दोस्तों आपको चाहिए जीएस पीडीएफ नोट्स अगर आप लेना चाहते हो, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, तो जितनी भी आपकी 7 सब्जेक्ट हैं जीएस की, उन सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो या आपको नोट्स का डेमो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके इस्पात संयंत्र दे रखे हैं और साथ में आपके साथ दे रखे हैं राज्य के, कौन सा इस्पात संयंत्र जो आपका किस राज्य में है। सबसे पहले दोस्तों आपका भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों ये आपका छत्तीसगढ़ में, ये एकदम सही है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये आपका पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, ये आप गलत है, क्योंकि दोस्तों आपको राउरकेला इस्पात संयंत्र दोस्तों ये आपका यूपी में नहीं है, बल्कि ये आपका उड़ीसा राज्य में है। और चौथा आपका सही है ये बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि आपका झारखंड में, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कभी कभी ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संयंत्र इस्पात संयंत्र आपका ऐसा था जो कि आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं लगाया गया। तो दोस्तों जो पहले 3 दोस्तों ये हैं, ये आपके सेकंड पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, सेकंड पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, ठीक है। और दोस्तों जो चौथा आपका बोकारो, ये दोस्तों आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका स्थापित किया गया था, तो ये पता होना चाहिए आपको। और साथ में कभी ये पूछता आपके कि कौन सा जो आपका इस्पात संयंत्र है किस देश के सहयोग से आपका स्थापित किया गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें भिलाई इस्पात संयंत्र की, दोस्तों ये स्थापित किया गया था आपका तत्कालीन आपके सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है। और जो दोस्तों आपका दुर्गापुर है, ये आपका दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और जो आपका राउरकेला है दोस्तों ये आपका जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और जो आपका बोकारो ये दोस्तों आपका सोवियत संघ के सहयोग से आपका स्थापित किया गया था, तत्कालीन सोवियत संघ, वर्तमान का आपका रूस, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बर्गेज कुरियन, विलियम गार्ड। दोस्तों पता होगा जो भारत में हरित क्रांति जनक है दोस्तों उनको कहा जाता है आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहा जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में एक दो यानी 2-3 दिन पहले इनका आपका देहांत हुआ है, ठीक है। तो ये पढ़ लेने के बारे में अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और दोस्तों जो आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं दोस्तों, इनको आपका विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक। और दोस्तों जो आपके वर्गीज कुरियन है, इनको क्या कहा जाता है, इनको दोस्तों आपका भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक। और दोस्तों जो आपके विलियम गार्ड है, इनको क्या कहा जाता है, आपको दोस्तों पता होगा जो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो इन्होंने किया था। हरित क्रांति शब्द जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था वो आपका विलियम गार्ड ने किया था, प्रयोग किया था, ठीक है। सॉरी। आगे दोस्तों वाला क्वेश्चन है आपके लिए कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, शिवराज समिति, नरसिम्हा समिति, हिल्टन यंग समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आरबीआई की स्थापना की गई थी दोस्तों वो आपका हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर की गई थी। और दोस्तों कब की गई थी आपको पता होना चाहिए, कब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दोस्तों जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराया उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना नीचे कमेंट करके कि जो आपकी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी और साथ में इसका जो आपका राष्ट्रीयकरण है वो आपका कब किया गया था, ये आपको नीचे बताना है कमेंट करके, अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो आपकी शिवरमन, ये आपकी शिवराज नहीं सी आपकी शिवरमन समिति है, ठीक है, शिवरमन। और दोस्तों शिवरमन समिति की सिफारिश पे आपकी नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ये पता होना चाहिए आपको कि नाबार्ड की स्थापना आपकी शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी।
और दोस्तों जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे उनकी स्थापना आपकी नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या है 10, 11, 12 या 13। तो दोस्तों पता होना चाहिए वर्तमान में जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बात किया दोस्तों टोटल मिला के आपके 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं SBI बैंक को मिला करके। ठीक है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, RBI गवर्नर या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चाहे देखिए बात आपके 1 रुपये के नोट की हो या आपके जो सिक्के होते हैं कि 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का या 5 रुपये का, उन पर दोस्तों जो आपका वित्त सचिव होता है उसके आपके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के। ठीक है, और दोस्तों जो बाकी आपके नोट होते हैं जैसे नोट 1 रुपये के छोड़ के जो आपके नोट होते हैं 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये, 50, 100, ठीक है, 200, 500, तो उस पर दोस्तों होते हैं आपके RBI गवर्नर के साइन। भाई इतना याद रखना है कि आपको वित्त सचिव के साइन होते हैं, एक तो आपके 1 रुपये के नोट पर और साथ ही जितने आपके सिक्के हैं उन पर आपके वित्त सचिव के साइन होते हैं और बाकी सब पर होते हैं आपके RBI गवर्नर के। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या, साक्षरता या आपका राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों जो आपकी हिंदू वृद्धि दर है दोस्तों वो आपकी राष्ट्रीय आय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा चौथा वाला, और साथ में आपके GDP से संबंधित भी आपकी है। अगर दोस्तों आपके ऑप्शन में राष्ट्रीय आय ना हो GDP हो तो दोस्तों उस समय आपको GDP पर टिक लगा देना आपको। ठीक है, अगला आपका कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या आपका एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो दोस्तों जो भारत को परिभाषित किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है आपका एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्यों दोस्तों पता होगा भारत में जो आपकी जनसंख्या की मानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या आपकी है, पता होगा इस समय वर्तमान में आपकी विश्व में सबसे ज़्यादा जो आपकी जनसंख्या है वो आपकी भारत में है। ठीक है, इसी कारण दोस्तों भारत को आपका एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला है दोस्तों आपके 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो थी 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने आपको कहा था, MG रानडे ने, सर W हंटर, RC दत्त या आपका दादा भाई नौरोजी। दोस्तों ये आपका क्या था, दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का जो सबसे पहले आंकलन किया था वो आपका 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिन्होंने आपकी प्रति व्यक्ति आय बताई थी 20 रुपये। ठीक है, अगला आपका भारतीय में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो दोस्तों भारत में जो आपकी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है दोस्तों वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, यानी कि CSO। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी CSO की, पता होना चाहिए आपको। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2 मई 1951 को। और दोस्तों अभी कुछ साल पहले जो आपका एक तो CSO और साथ में एक आपका NSSO, इनको दोनों को मिला करके आपको बना दिया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी का संगठन को इनको मिलाकर बना दिया गया आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि NSO बना दिया गया आपका। ठीक है, इन दोनों को मिला करके, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगला दोस्तों आपका यूपी में किसान वही योजना लागू की गई थी 1970 में, 82 में, 92 में या 1998 में। दोस्तों ये लागू की गई थी आपकी 1992 में, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी 1998-99 में, 1999 2000 में, 2001 में या 2001-2002 में। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत की गई थी वो आपकी 1998-99 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन पहला वाला इसमें आपका करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी प्रस्तुति करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत मूल्य आयोग या आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, कृषि लागत मूल्य आयोग। दोस्तों ये आपकी 23 फसलों की आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको निर्धारित करने की आपकी सिफारिश करता है। अब देखिए दोस्तों 22 तो आपकी फसलें और दोस्तों साथ में जो गन्ना की जो फसल होती है उसका दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि दोस्तों इसका किया जाता है आपका उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो ये भी दोस्तों इसमें शामिल किया जाता है लाभकारी मूल्य, यानी दोस्तों टोटल इसको गन्ने की फसल को मिला दिया दोस्तों, टोटल मिला करके आपका 23 फसलों का जो आपका निर्धारण किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों वो किया जाता है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों पता होना चाहिए पहले देखिए क्या था आपको 1965 में आपकी स्थापना की गई थी कृषि मूल्य आयोग की। ठीक है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की थी 1965 में, जिसको दोस्तों आपको नाम बदल के 1985 में कर दिया गया था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसका दोस्तों मेन काम होता था आपका जो कृषिगत उपज वगैरह होती है इन कीमतों पर सरकार की सलाह देने वाली संस्था थी आपकी कृषि मूल्य आयोग। ठीक है, जिसका नाम 1985 में कर दिया था आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि सही समय दोस्तों बताना है आपको। यहाँ पर कुछ आपके बोर्ड दे रखे हैं, साथ में आपका
शहर दे रखें। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु सही है। भारतीय रबड़ बोर्ड कोट्टायम केरल दोस्तों ये भी एकदम सही है आपका, ठीक है। और भारतीय चाय बोर्ड दोस्तों कोलकाता ये भी सही है। और साथ में भारतीय तंबाकू बोर्ड कोची ये दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों जो भारतीय तंबाकू बोर्ड है दोस्तों इसका मुख्यालय जो वो दोस्तों आपका कहाँ है, ये आपको गुंटूर में है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और बल्कि कोची में दोस्तों जो वो है आपका भारतीय मसाले बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड जो है दोस्तों वो आपका कोची में है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन चौथा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेपाल नगर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। सीमेंट के लिए, हथकरघा उद्योग के लिए, अखबारी कागज़ के लिए, आपका उर्वरक के लिए। तो दोस्तों जो आपका नेपाल नगर है ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है, जो कि आपका अखबारी कागज़ के उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट होगा। अगला है आपका कि निम्न में से कौन भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय या आपका तेल कंपनियां। तो दोस्तों भारत में देखिए जो भी आपका तेल की कीमत होती है, पेट्रोल डीजल वगैरह, इन सब का दोस्तों जो आपका निर्धारण करता है दोस्तों वो आपकी तेल कंपनियां करती हैं, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। सूती वस्त्र, चमड़ा, सीमेंट या आपका हथकरघा। तो दोस्तों वो है आपका हथकरघा उद्योग जो सबसे बड़ा है आपका रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका अगर सही समय ये दोस्तों बताना है आपको। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपकी तेल रिफाइनरी दे रखी हैं और साथ में उनसे संबंध आपके राज्य देखें कौन सी आपकी किस राज्य में है। बरौनी तेल रिफाइनरी झारखंड, ये दोस्तों आपको गलत है। डिगबोई तेल रिफाइनरी असम, ये सही है सॉरी, ठीक है। और साथ में नूनमती तेल रिफाइनरी ये दोस्तों असम, ये भी सही है आपका। मथुरा तेल रिफाइनरी ये दोस्तों उत्तर प्रदेश, ये भी आपका सही है। लेकिन दोस्तों जो आपकी बरौनी तेल रिफाइनरी ये दोस्तों झारखंड में नहीं है, बल्कि दोस्तों ये आपकी बिहार राज्य में है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला दोस्तों जो आपका है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है आपका कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या तीनों क्षेत्र बराबर योगदान देते हैं। तो दोस्तों सही जो आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा तृतीयक क्षेत्र। और दोस्तों इसका आपका सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है आपका उद्योग क्षेत्र, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है आपसे। और प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है आपका कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आपका योगदान होता है दोस्तों वो होता है तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा, फिर होता है आपका द्वितीय क्षेत्र का, और सबसे कम दोस्तों जो आपका योगदान है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि आर्थिक समीक्षा प्रकाशित किया जाता है आरबीआई द्वारा, नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या आपका वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों ये तो पता ही होगा आपको कि वित्त मंत्रालय द्वारा आप जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है वो आपका प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन तीसरा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है या कराती है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जांच की जाती है आपकी लोक लेखा समिति के द्वारा। ऑप्शन दूसरा इसमें आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए जो आपकी लोक लेखा समिति होती है इसमें टोटल में आके आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें दोस्तों 15 सदस्य आपके होते हैं लोकसभा से, और दोस्तों जो 7 सदस्य इसमें होते हैं वो होते हैं दोस्तों आपके राज्यसभा से। और साथ में दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आपको और ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, वो दोस्तों ये है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं लोक लेखा समिति के। तो दोस्तों ये अध्यक्ष होते हैं आपके विपक्षी दल का सदस्य जो होता है वो आपका इसका अध्यक्ष होता है। और अगर हम बात करें वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वो हैं आपके अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जो वो इसमें वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं लोक लेखा समिति के। तो ऑप्शन दूसरा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही ये आपकी सबसे पुरानी वित्तीय समिति भी है लोक लेखा समिति। अगला आपका केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का जो बंटवारा किया जाता है कौन करवाता है। वित्त मंत्रालय की सिफारिश किया जाता है, वित्त आयोग की सिफारिश पर, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर या आपका नाबार्ड की सिफारिश पर। दोस्तों ये किया जाता है आपका वित्त आयोग की सिफारिश पर, यानी कि ऑप्शन दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पता होना चाहिए जो वित्त आयोग की स्थापना का जो गठन का प्रावधान है दोस्तों वो कौन से आर्टिकल में है, और ये दोस्तों आपके हैं आर्टिकल 280 में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और वर्तमान दोस्तों जो आपका 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वो हैं आपके NK सिंह, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, चौथी, 5वीं, 6ठी या 7वीं। तो दोस्तों जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों ये आपका अपनी कार्यकाल से 1 वर्ष पहले समाप्त इसको कर दिया गया था, यानी कि 1974 से लेकर इसका कार्यकाल था आपका 1978 तक। तो दोस्तों हुआ क्या दोस्तों, उस समय आपका जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसने इसको 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था।
और दोस्तों इसके स्थान पर एक नई योजना स्टार्ट की थी दोस्तों, वो की थी आपकी रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था? 2 अक्टूबर 2007 को, 2 फरवरी 2008 को, 2 अक्टूबर 2009 को, या आपका 2 अक्टूबर 2010 को? तो दोस्तों नरेगा को मनरेगा जो नाम दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था आपका 2 अक्टूबर 2009 को। पहले दोस्तों इसका नाम था नरेगा यानी कि आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका नाम बदल किया गया था आपका महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात करें अगर हम नरेगा की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? स्थापना की गई थी इसकी 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, और दोस्तों जब स्टार्ट में इसको लागू किया गया था तो पहले चरण में आपका ये भारत के 200 जिलों में आपका लागू किया गया था नरेगा को, और साथ में इसमें आपको लागू किया गया था आपका सेकंड चरण में 130 जिलों को, यानी टोटल मिला के आपके 2 चरणों में आपको टोटल मिलाकर के आपके 330 जिलों में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, जिलों में। और उसका दोस्तों हम बात करें इसकी तो 1 अप्रैल 2008 से इसको पूरे भारत में आपका लागू कर दिया गया था नरेगा को। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बताना नीचे कमेंट करके कि जो आपका मनरेगा होता है इसमें कितने दिन, एक साल में कितने दिन की मतलब काम की गारंटी दी जाती है, ये बताना नीचे आपको कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1950 को, 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952 या आपका 2 अक्टूबर 1953? तो दोस्तों भारत में आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आरंभ किया गया था ये किया गया था आपका 2 अक्टूबर 1952 को, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका भारत में रुपए का जो अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949, 66, 91 या 2016? तो दोस्तों पहली बार किया गया था आपका 1949 में। अब तक दोस्तों भारत में 3 बार आपका रुपए का अवमूल्यन किया गया है। कब कब? 1949 में पहली बार, दूसरी बार किया गया था 1966 में, और तीसरी बार दोस्तों किया गया था आपको 1991 में। और दोस्तों देखिए दोस्तों ये होता क्या है रुपए का अवमूल्यन? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें अपनी मुद्रा का जो मूल्य होता है दूसरे देश की तुलना में आपको कम कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो मुद्रा के अवमूल्यन में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे PDF नोट लेना चाहते हैं GS के पैट के लिए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस नंबर पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।